नमस्कार दोस्तों, जी के बैंक डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है, नोवा लेक्चर है। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हम अ, और भी टॉपिक जो ज्योग्राफी के हैं उनको पढ़ चुके हैं। और ज्योग्राफी की जो जिस सीरीज चल रही है, इसमें हमारी लगभग लगभग आधी क्लासेस हो चुकी हैं। इतनी ही लगभग और क्लासेस आएंगी आपकी ज्योग्राफी की। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। आज का जो हमारा नोवा लेक्चर है, इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में, कि भारत की जलवायु कैसी है। जैसे भारत में मानसून वगैरह जो आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे चलते शुरुआत करते हैं। भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक पॉइंट हैं, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है मौसम। वेदर क्या है? मौसम की बात कर लें तो मौसम वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही हम मौसम कहते हैं। तो जो वायुमंडल में अचानक जो परिवर्तन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आगे चलते हैं ऋतु के बारे में। ऋतु क्या है? एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को हम ऋतु कहते हैं। ऋतुओं की बात कर लें, जो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद जो ऋतुएं बदलती हैं, वो अपनी ऋतु हैं। इसके अलावा जलवायु की बात कर लें तो जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि सभी का लगभग 30 वर्षों का एक औसत अध्ययन, एक 30 वर्षों का लगभग एक औसत अध्ययन क्या कहलाता है? तो जलवायु कहता है। यानी कि सीधे सीधे अगर शॉर्ट में बात कर लें तो मौसम का एक बड़ा रूप जो कि लंबे टाइम तक किया जाए, क्या है? जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जलवायु के बारे में समझते हैं। भारत की जलवायु के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है? तो उष्ण भारत जो पड़ता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये देखिए, आप कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, इसके बीच में जो ग्रीन वाला क्षेत्र है, ये क्या है? हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर गर्म एरिया है ये। तो इसी वजह से भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आगे चलते हैं। तो मानसून क्या है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति के बाद में बात कर लें तो ये अरबी भाषा का एक शब्द है। मौसम इसकी इसकी मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलना। ठीक है। किसी भी स्थान या देश की जलवायु में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो उसमें चेंजेस लाते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। तो वो कौन से हैं? किसी भी स्थान या देश की जो जलवायु है वो कैसे, किन किन फैक्टरों से बदलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश की जलवायु के परिवर्तन में। दूसरा, वो स्थान किस अक्षांश पर है। जैसे अक्षांश क्या है? तो ये आप जानते होंगे, ये अक्षांशीय रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो किस अक्षांश पर वो पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरा पॉइंट है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है। जैसे मान लीजिए आप जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ तापमान गिरता है। तापमान गिरने से मतलब होता है वहाँ पर जो वहाँ का चित्र कैसा हो जाता है, यानी कि ठंडा होता जाता है धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है क्या? तो ऊंचाई तीसरा फैक्टर हो जाएगा। आगे है वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है, तो ये उसी तरीके का हो गया पॉइंट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो किसी भी देश की या स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं। आगे चलिए, एक पॉइंट को हम समझते हैं, हवा की गति। हवा की गति की बात कर लें तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो उच्च दाब और निम्न दाब क्या है, इसको और देख लेते हैं। तो वायु दाब और तापमान में हमेशा उल्टा संबंध होता है। जैसे किसी स्थान का तापमान बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तापमान बढ़ने से वहाँ जो हवा मौजूद होती है, वो वहाँ से जो गर्मी निकलती है हवा से, गर्म हवा फैलती है। चूँकि गर्म हवा में अणु जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कम बल लगता है। तो सीधे सीधे बात कर लें तो तापमान अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर जो दाब है वो घटेगा, और तापमान अगर गिरेगा तो वहाँ पर जो दाब है वो बढ़ेगा। यानी कि उल्टा संबंध रहता है तापमान और दाब में। चलिए, जैसे ये नीचे दिया हुआ है, तापमान गिरने पर विपरीत होता है, हवा ठंडी हो जाती है और घनी हो जाती है, परिणाम स्वरूप उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है। यानी कि तापमान गिरना, यानी कि अगर ठंड बढ़ेगी तो दबाव कैसा होगा? तो उच्च दबाव होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। जैसे ये कर्क रेखा है हमारी, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो सूर्य इसके लंबवत होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है इसी पर। सूर्य यहाँ पर इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पैदा करता है ग्रीष्म ऋतु में। सीधी सी बात है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत, कर्क रेखा पर हम पड़ते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं जो क्षेत्र है भारत, वो कर्क रेखा पर ही पड़ता है। तो
तो लंबवत होने के कारण क्या होता है, भारत के पश्चिमी भाग में जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बताया तापमान का दाब का जो संबंध होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, तापमान अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ठीक है। और जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, तो ये मैंने आपको ये भी बताया। तो अब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा कहाँ पर, भारत में, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है कहाँ पर, ये मध्य भारत और उत्तर मध्य भारत की तरफ की बात कर रहे हैं, मतलब भारत में एक तरह से तापमान घट रहा है और ये बढ़ रहा है, जिससे कि बढ़ने से क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बनना है। अब क्या है इसके विपरीत हिंद महासागर में, हिंद महासागर की बात कर लें तो हिंद महासागर कहाँ, तो ये रहा हिंद महासागर नीचे की तरफ। तो हिंद महासागर में क्या है, तो यहाँ पर तापमान कम होता है, जिससे कि उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब वाला जब क्षेत्र बन जाता है तो पवनें जो है वो भूमध्य रेखा पार करके भारत के स्थल भाग की ओर बढ़ने लगती हैं, और जब स्थल भाग की तरफ बढ़ती हैं तो अपने साथ जलवाष्प लेकर भी जाती हैं। जलवाष्प क्या है, एक तरीके का, जैसे समुद्र पड़ता है तो बीच में जो जलवाष्प जो भाप बन के पानी उड़ता है उसको लेके जाती हैं, और वहाँ पर उन्हीं के द्वारा क्या है भारत में वर्षा की जाती है। तो बात कर लें सीधे सीधे, ये है भारत का क्षेत्र जहाँ पर गर्मी पड़ रही है, यानी कि तापमान अधिक है, जिससे कि निम्न दाब का क्षेत्र बना है। ये हिंद महासागर है, जापान तापमान आपका घटा है, जिससे कि उच्च दाब वाला क्षेत्र बना है। तो पवनों का क्या रूल है, पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, कहाँ पर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो इस पॉइंट को आप याद करेंगे। आप ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि मानसून किस तरीके से कार्य करता है, सीधे सीधे प्रैक्टिकल चीज़ों से। ज्योग्राफी क्या एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आप प्रैक्टिकली लेंगे तो आप समझ जाएंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। रटने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। आगे चलिए। तो भारत की जो मानसून है उसको मेनली दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, अब इसको दक्षिण पश्चिम क्यों कहा जाता है, और दूसरा होता है हमारा उत्तर पूर्व मानसून। ये भारत है, ये नीचे भारत का दक्षिण है, ये उत्तर है, और इस तरफ क्या है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व की बात करें, जब मानसून ऊपर से लौटता है यानी कि इस तरीके से आता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम उत्तर पूर्व कहते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे मेनली दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे इस तरीके से आया नीचे से, ये क्या है, जो हिंद महासागर से आ रहा है ये मानसून। हिंद महासागर से, मैंने जो आपको बताया हिंद महासागर से आ रहा है भारत की तरफ, पीछे जो आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से आया, हिंद महासागर से आएगा और भारत के नीचे के हिस्से में टकराएगा और दो भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा, दो। एक तरफ जाएगा ये अरब सागर की ओर, इसको कहते हैं अरब सागर वाली शाखा, और एक जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर, तो इसको कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अभी हम पढ़ेंगे अरब सागर वाली शाखा, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं मुख्यतः, तो इसकी हम तीन शाखा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है। ये क्या हुआ, दोबारा समझाता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून आया, भारत के नीचे टकराया, इस तरीके से पवनें आई, दो भागों में बट गई, एक भाग चला गया अरब सागर की ओर, एक चला गया किधर, बंगाल की खाड़ी की ओर। तो जो अरब सागर की ओर गया है उसको हम देखते हैं। तो अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो ये तीन शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन सी, तो सबसे जो पहली शाखा है वो केरल के पास, किस तरफ, केरल के पास 1 जून को पहुंचती है, और ये पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यानी कि पर्वत है, यहाँ टकराती है और बारिश उत्पन्न करती है। इसके कारण क्या होता है, नीचे ये पॉइंट दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब यहाँ पर टकराती हैं तो इस तरफ पड़ता है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पहाड़ियाँ कुछ मौजूद हैं। जब ये टकराती हैं तो वर्षा क्या है, इसी तरफ हो जाती है, लेकिन इस तरफ नहीं होती है, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि छाया में आ जाता है किसकी, पहाड़ों की, तो इस तरफ बारिश नहीं होती है। इस पॉइंट को आप याद करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है। चलिए अरब सागर की दूसरी शाखा देखते हैं। तो अरब सागर की जो दूसरी शाखा है, पहली तो कहाँ है, पहली ये टकरा गई केरल के पास, अब दूसरी टकराएगी महाराष्ट्र की ओर, 5 से 10 जून के पास मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ के बेसिन, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ तक ही इसकी वर्षा हो जाती है। अरब सागर की तीसरी शाखा कहाँ है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र से होकर अरावली के सहारे आगे बढ़ती है और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करती है। ठीक है, इस यहाँ पर ये वर्षा करेगी। चलिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ता है, तो ये अभी तक हमने पढ़ी अरब सागर वाली शाखा। अभी ये क्या है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये भी दो भागों में जाती है, ऐसे जाएगी सीधे, और यहाँ पर अराकान की पहाड़ियाँ स्थित हैं, यहाँ से टकराने के बाद इस तरफ मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी, इस तरफ। इस तरफ मुड़ने के बाद यहाँ पर बीच में गंगा के मैदानों के आसपास यहाँ पर वर्षा उत्पन्न करेगी। एक शाखा इसकी इधर सीधे चली जाती है, और यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे, तो मेघालय असम के क्षेत्र मौजूद हैं। तो असम मेघालय में आपको पता है वर्षा खूब होती है, तो उधर की ओर बारिश करेगी। तो इस पॉइंट को आप समझे होंगे, आगे और देख लेंगे हम। देखिए ये दिया हुआ है,
तो बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, ये रिवर, तो ये क्या करती हैं, तो आगे बढ़कर बांग्लादेश में और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं और म्यांमार तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियों से टकराकर भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। मैंने आपको जो बताया वही इस तरफ ऐसे जाती हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मौजूद हैं, उससे टकराने के बाद इस तरफ जाके आगे गंगा के मैदान, पंजाब के मैदानों में वर्षा करती हैं। और इसकी जो दूसरी शाखा है वो आगे बढ़कर ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती है, जिसके तहत मेघालय असम के क्षेत्र में, मेघालय में एक क्षेत्र स्थित है मौसिन नाम, जो कि सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान है विश्व का। ठीक है, इस भारत का सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान है, वहाँ पर इसी शाखा के द्वारा वर्षा होती है। मौसिन नाम सर्वाधिक वर्षा का कारण, वहाँ पर कीप आकृति की कुछ पर्वत हैं, उनके उसका भी कार्ड बनता है, वहाँ पर ये पवनें फंसी रह जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी वर्षा करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम एक बार। दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ा, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा आया नीचे की तरफ से, यहाँ पर टकराया, दो शाखाओं में बट गया, अरब सागर वाली, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अरब सागर की 3 शाखाएं थी, पहली कौन सी थी, तो केरल के पास, दूसरी महाराष्ट्र के पास, तीसरी गुजरात राजस्थान की तरफ जाती है। बंगाल की खाड़ी की पहली शाखा यहाँ पर अराकान की पहाड़ियों से टकरा के इधर की ओर गंगा के मैदान, पंजाब के मैदानों में वर्षा करेगी। दूसरी शाखा मेघालय की तरफ चली जाएगी। ये तो रहा हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब आएगा हमारा उत्तर पूर्व मानसून। चलिए, उत्तर पूर्व मानसून क्या है, यही पवने उल्टा हो जाता है। पहले हिंद महासागर में जो तापमान तापमान घट रहा था, जिससे कि उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा था, अब उल्टा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, सर्दी के क्षेत्र में क्या होता है, सर्दी के समय देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में जो सूर्य है मकर रेखा के लंबवत होता है। पहले किसके लंबवत था, तो पहले यहाँ पर लंबवत था, अब कहाँ लंबवत हो गया, तो मकर रेखा के लंबवत हो गया। यानी कि अब गर्मी कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, सर्दी कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पड़ेगी। जब यहाँ सर्दी पड़ेगी तो यहाँ तापमान गिरेगा, तापमान गिरने से मतलब होता है सर्दी। तो तापमान जब गिरेगा तो यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और यहाँ पर क्या पड़ेगी, तो यहाँ गर्मी पड़ेगी। जब गर्मी यानी कि तापमान बढ़ेगा तो क्या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो पवनों का क्या रूल है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं हमेशा। तो इस पॉइंट को याद करेंगे। अब पवनें क्या है, लौट के जाएंगी। चलिए, तो यही दिया हुआ है, तो पवनें लौट के जाएंगी, और इसी मानसून को हम कहते हैं क्या, उत्तर पूर्व मानसून। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून। कब होता है ये, अक्टूबर नवंबर के समय पर, जब भारत में ठंड पड़ती है, और इसकी शुरुआत अक्टूबर नवंबर माह में होती है। चलिए, तो ये मानसून क्या कहलाता है तुम्हारा, उत्तर पूर्व मानसून। इस मानसून को याद करेंगे। तो मैंने आपको बताया दूसरा प्रकार, एक होता है दक्षिण पश्चिम, उसको हमने पढ़ लिया था। ये कौन सा है, उत्तर पूर्व मानसून, जो कि अक्टूबर नवंबर माह में होती है। चलिए, इससे जो है वर्षा वो कम होती है भारत में, लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की होती है, 10-12% इसी से होती है। आगे चलते हैं। एक होता है भूमध्य सागरीय विक्षोभ। भूमध्य सागरीय विक्षोभ की बात कर लें तो ये ठंडों में, जो दिसंबर के माह में जो बर्फबारी होती है, दिसंबर जनवरी के माह में, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी होती है, उसका कारण बनता है ये, और पंजाब में वर्षा करता है। चलिए, भूमध्य सागरीय विक्षोभ की बात कर लें तो ये रहा भारत। यहाँ पर भूमध्य सागर मौजूद है, यहाँ से कुछ पवनें उठती हैं और अपने साथ पानी लेकर आती हैं, और इधर आकर बारिश करती हैं, इधर बारिश करती हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ। यही कारण बनता है बर्फबारी का। ये क्या है, पंजाब के क्षेत्र में बारिश, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी करती है। ये जो बारिश है, ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर फसलों को बारे में पढ़ते हैं, रबी फसल और खरीफ की फसल। यहीं पर इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। रबी की फसल की बात करें तो ये कम तापमान यानी कि ठंडों में बोई जाती है। रबी की फसलें गेहूँ, मटर, सरसों, चना। खरीफ की फसलों की बात करें तो ये वर्षा के समय बोई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और कपास। आगे चलते हैं, भारत में वर्षा के आंकड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में जो औसत वर्षा है लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत की 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मैंने आपको बताया था। दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम जाने वाला, उत्तर पूर्वी आने वाला मानसून। ठीक है, इसको याद कर लेंगे शॉर्ट में से। और 13% वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। 10% वर्षा मानसून पूर्व जो स्थानीय चक्रवात आते हैं उनसे होती है, अप्रैल और मई के बीच में आते हैं। और 2% वर्षा हमारी पश्चिमी विक्षोभ, जो दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, जो कि बर्फबारी का कारण बनता है। इसके द्वारा 2% वर्षा होती है। आगे चलते हैं, पश्चिमी घाट व उत्तरी पूर्वी भारत 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो पश्चिमी घाट की बात कर ले तो ये भारत का नीचे का हिस्सा है।
ये भारत का नीचे का हिस्सा है, तो ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर जब वर्षा ज़्यादा होती है तो 400 सेंटीमीटर तक प्राप्त करता है ये वर्षा। इसके अलावा उत्तर पूर्व की बात करें तो असम मेघालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके अलावा जबकि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी भाग, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है 60 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि बहुत कम वर्षा। और इससे सटे गुजरात, हरियाणा और पंजाब के जो क्षेत्र हैं पश्चिमी भाग राजस्थान से सटे हुए, वहाँ पर भी न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है। चलिए, सबसे कम जो वर्षा प्राप्त होती है भारत में वो 20 सेंटीमीटर कहाँ पर प्राप्त होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में और लद्दाख, लेह लद्दाख में जो है, यानी कि जिसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, वहाँ पर होती है। आगे चलते हैं, ये टॉपिक खत्म होता है और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो मौसिन नाम है, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख में, लेह मैंने आपको बताया, जो कि ठंडा स्थान है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के धान के प्रदेश में कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि कितने सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वो क्षेत्र धान के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर धान के प्रदेश के रूप में वो जाने जाते हैं, यानी कि धान की, यानी कि चावल की खेती होती है। आगे देखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। इसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार हवाओं का बदलना, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो ये क्या है, इसकी सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती हैं, तो जिसके कारण क्या प्रभावित होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो कौन से हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। यानी कि जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, मैंने आपको बताया भारत में इस तरीके से ये दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, तो इससे नहीं होती है, जो लौटने वाला मानसून होता है उससे तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो कब होती है, नवंबर दिसंबर में। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है, तो मैंने आपको बताया था ऊंचाई। क्या है मुख्य कारण, ऊंचाई, यानी कि अमृतसर की जो ऊंचाई है शिमला से कम है, जिसके कारण शिमला ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ पर ठंड अधिक होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु में अंतर दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो कौन सा क्षेत्र नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ भी से नहीं होता है। आगे देखिए, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है, किसके कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून, जो मैंने आपको बताया लौटता हुआ मानसून है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, नेपोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो नेपोमीटर से बादलों की गति का मापन किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट, यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। आगे देखिए, पुणे से मुंबई में कम वर्षा होती है, क्यों होती है, तो यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र से मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से पहाड़ मौजूद होते हैं, इसकी इस तरफ जो क्षेत्र मौजूद होता है वो छाया में आ जाता है, किसके, पहाड़ों की, इसलिए वहाँ कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है, चेन्नई में, क्यों होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसम नाम में होने का क्या कारण है, तो पहाड़ियों की कीपाकार आकृति में होना। तो मैंने आपको बताया था जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मौसम नाम, जो कि मेघालय में स्थित है, तो वहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ की कीपाकार आकृति है, जिसके कारण वहाँ पर अधिक वर्षा होती है और मानसून भी अच्छा खासा पहुँच जाता है, तो यही कारण है मेनली। आगे चलिए, तो यहाँ पर हमारा जलवायु टॉपिक, भारत की जलवायु टॉपिक खत्म होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है इस तरीके से चलती रहेगी। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। धन्यवाद।